निम्बस लर्निंग पार्ट बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज जो आपकी क्लास है ये थोड़ा सा डिले हो चुकी है ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपका ग्रुप बना उसमें मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और ये आपकी क्लास ईएससी पीक्यूबी, क्या बोल रहा हूँ, ईएससी पीक्यूबी की लास्ट क्लास है। और आई होप सो अपन कल से स्टार्ट कर देंगे आपका गुप्ता एंड गुप्ता। क्लियर हुआ? गुप्ता एंड गुप्ता स्टार्ट करेंगे और फिर वहां पे अपना सॉइल मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, फिर आपका कोई भी नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? तो जल्दी से फास्ट एक बार सभी कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी आपका प्रैक्टिस बैच अटेंड कर रहे हैं, जिसके भी आपका नंबर है, उस ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से फास्ट एक बार ये एक्सरसाइज करिए फास्ट, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चंस। जल्दी से एक बार फास्ट सभी को मैसेज कर दीजिए। गुड मॉर्निंग नवीन। चलें स्टार्ट सभी को, सभी स्टूडेंट आ चुके हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बिल्कुल सभी आ चुके हैं। देखिए कल लास्ट क्वेश्चन था आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, आपको निकालना था फाई। और कैसे निकालते हैं सर? टेन स्क्वायर सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c टेन 45 प्लस 5/2। वहां से अपन ने निकाल लिया था। सिग्मा वन सिग्मा थ्री कैलकुलेट करना आता है। सिग्मा वन इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा थ्री इज द सेल प्रेशर, और वी कैन से द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर? तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 433 देखिएगा, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछना चाह रहा है इस 433 के अंदर। देखिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, द थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए, हाँ गुड मॉर्निंग जोशना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन प्रिडिक्ट्स सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन, बिल्कुल सर, इट इज कैन नॉट इंक्लूड द सेटलमेंट ड्यू टू इनिशियल कंप्रेशन, नॉट ड्यू टू द सेकेंडरी कंसोलिडेशन। दिस हैपन बिकॉज द फॉलोइंग assumptions मेड इन डेवलपिंग दी थ्योरी। मतलब कहना क्या चाह रहा है सर, प्राइमरी कंसोलिडेशन की जो थ्योरी थी, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, टर्जा की वंडेशन कंसोलिडेशन थ्योरी, उसके अंदर अजम्पशन कौन कौन से होंगे बताइएगा। इनमें से कौन सा? सॉइल ग्रेन्स एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, कंप्रेशन टेक प्लेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, एंड टाइम लैग इज कंसोलिडेशन एंटायरली ड्यू टू द लो परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। बताइएगा फास्ट। अजम्पशंस की बात कर रहा है, और बिल्कुल साफ सा आंसर है, इसमें से करेक्ट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। बताइए कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, बताइएगा। बताइएगा क्या आंसर होगा। सॉइल ग्रेन्स कैसे होंगे? सॉइल ग्रेन्स और वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है क्या? बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, ये भी सही है आपका। कंप्रेशन टेक प्लेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। ऊपर पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, जल्दी से बताइए। वहां पे लिख दिया। देखिए ये आपका सही अजम्पशन, मैं मान रहा हूं कि यहां से आपका आंसर डी आना चाहिए, और डी आ भी रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का। जो सुना नवीन का डी आ रहा है। देखिएगा, इसमें टाइम लैग को इन कंसोलिडेशन इज एंटायरली ड्यू टू द लो परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। टाइम लैग को कंसीडर नहीं करते, बात सही है, ठीक है, टाइम लैग को कंसीडर नहीं करते हैं। प्लस हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसीडर और प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। पर ये बात कर रहा है टाइम लैग की, ये बात ही अलग कर रहा है, तो इसको ये गलत नहीं हुआ, ये सही है। क्या बोल रहा है कि टाइम लैग, टाइम का जो वेरिएशन आता है वो कैसे आता है सर? ड्यू टू दी लो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। बिल्कुल, अगर परमेबिलिटी लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा कंसोलिडेशन के अंदर, ये बात कर रहा है उसकी, तो ये भी आपका सही है। ये टाइम लैग वो नहीं है, अपने पढ़ा था हाइड्रोडायनेमिक लैग और प्लास्टिक लैग। तो हाइड्रोडायनेमिक लैग is considered but plastic lag is ignored, प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। बिल्कुल, तो वो लैग अलग है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन सॉइल, बिल्कुल सर, वाटर और सॉइल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वाटर क्या करता है, ये शेप को चेंज कर देगा, ठीक है। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड होती है हर स्टेज के अंदर। सॉइल कैसे होगी सर? फुली सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर होगी। कंप्रेशन टेक प्लेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली।
वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पे लिखा था थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन प्रेडिक्ट सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन इट कैन नॉट इंक्लूड सेटलमेंट ड्यू टू इनिशियल कंप्रेशन नॉट ड्यू सेकेंडरी कंसोलिडेशन इट हैपन बिकॉज द फॉलोइंग assumption। बिल्कुल सर, जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ही होता है बिल्कुल, बट यहाँ पे क्या लिख दिया, थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन प्रेडिक्ट सेटलमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन इट कैन नॉट इंक्लूड सेटलमेंट ड्यू टू इनिशियल कंप्रेशन। अरे तो अगर ये नहीं लिखा तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है, बाकी ये अजम्पशन आपका सही है। ये अजम्पशन क्या है आपका, करेक्ट है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही लोड लगता है और साइड से अपन क्या कर देते हैं, उसको कन्फाइन कर देते हैं, लेटरली कन्फाइन कर देते हैं। तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा बी। बाकी आंसर क्या है, चारों सही है आपका, चारों अजम्पशंस आपके करेक्ट है। चले आगे, वेरी गुड। 433 के बाद में चलते हैं 434 के ऊपर। देखिएगा अगेन कंसोलिडेशन से, अब आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो भी assumption था, सी भी ठीक है, पढ़िए। सेकेंडरी कंसोलिडेशन रिजल्ट्स ड्यू टू दी prolonged dissipation of excess hydrostatic pressure. Primary consolidation happens under the expulsion of both air and water from the voids in early stage, and initial consolidation is the ease of fully saturated soil is mainly due to the compression of solid particles, and the primary consolidation happens more quickly in coarse grain soil than in fine grain soil। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सारी स्टेज बताइए आपको। 434 की बात कर रहा हूं, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का, जल्दी से। प्राइमरी कंसोलिडेशन में सेटलमेंट कंसिडर नहीं किया ऐसा बोला, प्राइमरी के लिए नहीं बोला तो कैसे माना? समझ नहीं आया आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं नवीन? प्राइमरी और सेकेंडरी में सेटलमेंट कंसिडर नहीं किया आपने क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसा बोला कि प्राइमरी के लिए नहीं बोला तो कैसे माना? अगर नहीं किया पर अरे लोड जो लगता है वो तो कैसा लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। कंसोलिडेशन जो एक ही सिंगल डायरेक्शन में होगा, बताइएगा फास्ट। 434 का, वेरी गुड, किसका आंसर आया? सी जोसना। हाँ, इनिशियल और सेकेंडरी के लिए बोला है, बिल्कुल इनिशियल और सेकेंडरी के लिए बोला है, प्राइमरी के लिए नहीं बोला। इसलिए अगर सभी के लिए बोलता है तो अपन बोलते सही है, नहीं तो अपन क्या बोलेंगे, अजम्पशंस कब सेटिस्फाई करेगा, जब तीनों स्टेजेस होंगी। नहीं तो वो थर्ड थर्ड पॉइंट जो था वो इसलिए उसने माना नहीं है, ठीक है। क्लियर नवीन? अब बताइएगा इसमें से, बताइएगा क्या आंसर होगा जल्दी से। सी, वेरी गुड, किसके स्टूडेंट का आंसर सी है? वो सभी सही है। अरे स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो हमें ये तो पता है सर कि कंसोलिडेशन जो होता है ये थ्री स्टेज फिनोमिना होता है, इनिशियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनिशियल के अंदर आपका क्या होगा सर, एयर एक्सपेल आउट होगी। प्राइमरी के अंदर सर सॉइल पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, मतलब कंप्रेस तो क्या होंगे, और सॉइल पार्टिकल्स से फोर्स लगेगा ग्रेन्स के ऊपर, और उसमें से वाटर क्या होगा सर, एक्सपेल आउट होगा। और थर्ड के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी के अंदर अपन बोल सकते हैं कि प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होगा सॉइल मॉलिक्यूल का। अब देखिए उसको रिलेट करिएगा। देखिए सेकेंडरी कंसोलिडेशन रिजल्ट्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग डिसिपेशन ऑफ एक्सिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नहीं सर, एक्सिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के प्रोलॉन्ग डिसिपेशन से नहीं, डिसिपेशन होने के बाद में प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हो जाती है। ऑप्शन क्या है, गलत है। प्राइमरी कंसोलिडेशन हैपेंस अंडर एक्सपल्शन ऑफ बोथ एयर एंड वाटर। नहीं सर, केवल और केवल क्या होता है, वाटर होता है। प्राइमरी में केवल वाटर होता है, तो एयर नहीं, एयर होगा तो इनिशियल हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। इनिशियल कंसोलिडेशन इन द केस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल, इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। बिल्कुल कंप्रेशन होगा सॉलिड पार्टिकल्स का, ठीक है। और फुली सैचुरेटेड स्टेट के अंदर हो जाती है सॉइल, इसके अंदर इनिशियल के अंदर एक्सपल्शन ऑफ एयर होगा, और इसमें सॉइल क्या हो जाएगी, कब तक करें, जब तक कि एस की वैल्यू 1 ना हो जाए, मतलब सारा का सारा एयर उसमें से रिमूव ना हो जाए, तब तक अपन उसको कंसोलिडेशन करना, मतलब सॉइल किस में स्टेट में हो जाएगी सर, फुली सैचुरेटेड स्टेट के अंदर हो जाएगी। क्लियर? एट द एंड ऑफ द इनिशियल कंसोलिडेशन। देखिएगा फोर्थ, प्राइमरी कंसोलिडेशन हैपेंस मोर क्विकली इन द कोर्स ग्रेन सॉइल। ऑब्वियसली सर वाटर को एक्सपेल आउट करना, प्राइमरी का सर होता है वाटर को एक्सपेल आउट करना होता है, और कोर्स ग्रेन सॉइल में द साइज ऑफ द वॉइड्स आर ग्रेटर देन द फाइन ग्रेन सॉइल होता है। क्लियर हुआ? द साइज ऑफ द ग्रेन इज ग्रेटर देन द फाइन ग्रेन सॉइल्स। इसमें क्या होगा सर, क्विकली नहीं होगा, इसमें कम होगा, इसमें फास्ट रेट से होगा, तो यही बोल रहा है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड, सभी का क्लियर हुआ?
नवीन एंड किसने दिया था आंसर? नवीन एंड ज्योत्सना, वेरी गुड, दो स्टूडेंट ने आंसर दिया अभी तक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉइल टेस्टिंग की बात आती है, देखिए क्वेश्चन 435 को देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू सॉइल टेस्टिंग। The origin and poles are the same point in Mohr circle. The shear stress is the maximum on the failure plane. Third is the Mohr circle drawn with data from an unconfined compression test passes through the origin, or maximum shear stress occurs at a plane inclined at 45 degree the principal plane। बताइएगा इनमें से कौन सा, मोर सर्किल के बारे में बातें हैं सारी, कौन सा पॉइंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है पॉइंट, बताइएगा। 435 का बताइएगा। आंसर आना स्टार्ट हो गया। नवीन ऑप्शन सी, बाकी स्टूडेंट्स बताइएगा। बताइएगा फास्ट। प्रद्युमन सी, राजकुमारी सी, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स बस। देखिए स्टॉप। मोर सर्किल बनाते हैं सबसे पहले तो, अगर मोर सर्किल से आपको रिलेट करना है तो मैंने एक मोर सर्किल बना दिया, ठीक है। ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 3 हो गया। ओरिजिन तो सर ये होता है, सभी को पता होगा ओरिजिन, यहां तक तो पता है। इसके बाद अगर नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। द ओरिजिन एंड द पोल, दो चीजें होती है, ओरिजिन और एक पोल, आर एट द सेम पॉइंट इन द मोर सर्किल। सर जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट पे हो, ये होता है आपका पोल। ये पोल और ओरिजिन सेम पॉइंट पे जरूरी है क्या? सर नहीं है, डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रेस वो सॉइल मास ले पा रहा है, उस स्ट्रेस की वैल्यू से अपन मोर सर्किल को ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन गलत आपका। देखिए द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम ऑन द फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन पे क्या शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी क्या, बताइएगा। ये आपका कोई ये आपका कोई लाइन है, फेलियर प्लेन है, तो फेलियर प्लेन में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी क्या, जरूरी है? सर नहीं। देखिए ये शियर स्ट्रेस है, ये भी शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम कहाँ पे है? ये यहाँ पे इस पॉइंट पे है। क्लियर हुआ सभी को? तो शियर स्ट्रेस क्या होगा सर, हर फेलियर प्लेन पे मैक्सिमम होगी क्या, बताइएगा जल्दी से। तो इस ग्राफ को देखा तो शियर स्ट्रेस क्या करती है सर, वेरी करती है। सर वेरी करती है। रेडियस जो होगा विच इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये बोलता था अपन, बोल सकते थे, तो ये भी हो गया आपका गलत। More circle drawn with the data for an unconfined compression test passes through the origin। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए मोर सर्किल का डाटा पास करेगा ओरिजिन से, बिल्कुल, क्योंकि सर उसके अंदर क्या होता है, दो वैल्यू लिया आपने, सिग्मा 1 और सिग्मा 3, उसमें सिग्मा 3 जीरो हो जाएगा। अगर सिग्मा 3, क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है ना, इसमें सेल प्रेशर को क्या कर देते सर, सेल प्रेशर को अपन मान लेते जीरो। ऐसा जीरो हो गया तो एक पॉइंट ओरिजिन पे मिला, तो पोल और ओरिजिन सेम हो गया बिल्कुल। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के द्वारा जो आपका बनेगा, इट इज पासेस थ्रू दी ओरिजिन। सर बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा, सिग्मा 3 को जीरो करिए, जीरो कहाँ आएगा सर, ओरिजिन पे आ जाएगा। क्लियर सभी को? ये क्लियर हुआ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर्स ऑन अ प्लेन इंक्लाइन 45 डिग्री टू प्रिंसिपल प्लेन, बिल्कुल। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने पे होता है सर, 45 डिग्री पे होगा फेलियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बिल्कुल सही है। तो ये तो जनरल है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सभी को समझ में आया, वेरी गुड। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फास्ट जल्दी से निकालिए, आंसर सही होना चाहिए सभी का बस। बताइए अ सॉइल यील्ड्स अ मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 16% ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एस की वैल्यू निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है 2.65। एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, बताइएगा क्या होगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, देखिए बताइएगा। सॉइल यील्ड्स एट अ मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट
18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 16% ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? सर फॉर्मूला बताइए सबसे पहले। गामा डी इक्वल्स जी गामा डब्ल्यू अपन में 1 प्लस ई से निकाल सकते हैं क्या सर? अरे सर बिल्कुल नहीं निकाल सकते, वॉइड रेशो नहीं है अपने पास, तो क्या निकालेंगे? गामा डी इक्वल्स गामा 1 प्लस डब्ल्यू से निकाल लीजिए। वाटर कंटेंट है, बिल्कुल है, तो निकाल लीजिए जल्दी से। या फिर एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? बी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। एक और फॉर्मूला डब्ल्यू अपन में गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस 1 अपॉन में जी, ठीक है, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला है, बाकी लॉन्ग मेथड तो आप ही को पता ही है। हाँ जोशना वेरी गुड, बताइएगा क्या फॉर्मूला लगाया आपने, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या यूज करा, आपका फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, और एक डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूं मैं, उसको लगाइएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। देखिए कई सारे तरीके निकालने के, एक मेथड नहीं कई सारे मेथड है, ऑप्शन जो बी है वो सभी का करेक्ट है। हाँ बिल्कुल प्रद्युमन वेरी गुड, कितना 95.49, वेरी गुड, 49 या 44 होगा शायद, ठीक है। जब ड्राई डेंसिटी से वॉइड रेशो निकाला आपने, चलिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई निकाल दीजिए, या फिर ई को ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी कर दीजिए, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ई को सीधे क्या पुट कर दीजिए, तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई की जगह डब्ल्यू जी बाय एस कर दीजिए। यहाँ पे से आंसर आपका सिंपल सा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से सब चीजें पता है, पुट करिए आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक मेथड है आपका, और चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो करने की जरूरत नहीं है, काफी सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला जो बता रहा था वो यहीं से बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एस के लिए निकल जाएगी, यहाँ से चाहो तो इसको जी से डिवाइड करके इसको एस को उधर ले जाना, एक फॉर्मूला बन के और जाएगा। तो यहाँ से आपने जब निकाला तो क्या आंसर देखने को मिला, सर जी इज 2.65, गामा डब्ल्यू कितना लेंगे, किसमें गिवन है किलोटन, तो 9.81 लेंगे, तो देख लिख दीजिए फटाक से, ड्राई यूनिट वेट कितना है 18 इज इक्वल टू जी 2.65, गामा डब्ल्यू इज 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट 0.16 इंटू जी 2.65 डिवाइडेड बाय एस। इस एस को कैलकुलेट करना है, सही फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लीजिए, एस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एस जो आ जाएगा आपका 95.44 या 95.50, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सभी को क्लियर हुआ? तो कोई टफ नहीं है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, तो यहीं से फॉर्मूले को चेंज कर दीजिए, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर आपका आ जाएगा। चले आगे, ओके। देखिए कुलाम्स वेस्ट थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछना चाह रहे हैं, बताइएगा। assumptions regarding the Coulomb's wave theory, there is a equilibrium of every element within the soil mass of the material, there is a equilibrium of the whole of the material, इसमें एलिमेंट का होगा या होल का होगा, बताइएगा। बैकफिल इज वेट, कोहेसिव एंड आइडियल, इलास्टिक, द वॉल सरफेस इज रफ, बताइएगा कौन सा assumption सही है इनमें से, बताइएगा। 437 की बात कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, देखते ही समझ में आ रहा होगा सर आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। सी आंसर कौन बोल रहे हैं, सी नवीन, अरे बेटा सी कैसे होगा, टू आप बोल रहे हैं कि मटेरियल देयर इज इक्विलिब्रियम ऑफ द होल ऑफ द मटेरियल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कूलम्ब्स वेव थ्योरी के अंदर कैसा फेलियर होता है, बताइए कौन सा, पूरा बॉडी फेल करेगी, उसमें एलिमेंटल फेलियर होता है, इसमें पूरा पार्ट फेलियर होगा, पूरा वेज फेलियर होगा, ठीक है, पूरा वेज एक साथ करेगा तो होल ऑफ द मटेरियल फेल करेगा, तो ये सेकंड पॉइंट तो आपका सही हुआ, बिल्कुल सही, 2 और 4 होगा, बिल्कुल नवीन, बिल्कुल प्रद्युमन डी, राजकुमारी डी, बिल्कुल आंसर होगा डी, कैसे सर, सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहा है,
देयर इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ द एवरी एलिमेंट। अरे सर एलिमेंट फेलियर किस में होता है? वो आपका वेज थ्योरी में नहीं है, तो वो रेनकाइंस थ्योरी में होता है। किसके अंदर होता है? रेनकाइंस थ्योरी में होता है। एलिमेंटल फेलियर लिखवाया भी था आपको, शायद पता हो तो। और देयर इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ द होल बॉडी। हाँ, होल मतलब वेज, इसमें होता है वेज फेलियर, और इसमें होगा रेनकाइन के अंदर होता है आपका, रेनकाइन के अंदर होता है आपका एलिमेंटल फेलियर। एलिमेंट फेलियर मतलब कुछ पार्ट आपका, उस सॉइल मास में से कुछ पार्ट क्या होगा आपका, फेल करेगा। इसमें पूरा का पूरा बॉडी क्या करेगी, वेज की तरह एक्ट करेगी, पूरी बॉडी क्या कर देगी, एक साइड से स्लाइड कर जाएगी, तो वेज फेलियर होगा। बिल्कुल सही है, कूलम्ब्स वेज थ्योरी। बैक फिल इज वेट, कोहेसिव कहां से आ गया? वेट नहीं होता, ड्राई और कोहेजन लेस के लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। ठीक है, लास्टिक तो सही है। ये थर्ड पॉइंट इज गलत। तो थर्ड अगर एलिमिनेट करा और फर्स्ट एलिमिनेट करा, थर्ड एलिमिनेट किया और फर्स्ट एलिमिनेट करा, तो फिर क्या बच गया आपका? डी हो गया। लास्ट पॉइंट, वॉल सरफेस इज, बिल्कुल स्मूथ एंड वर्टिकल होता है रैनकाइन के अंदर। रैनकाइन में क्या होता है सर? स्मूथ एंड वर्टिकल। और कूलम्ब्स के अंदर क्या होता है? रफ एंड इंक्लाइंड, रफ एंड इंक्लाइंड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? स्मूथ एंड वर्टिकल, रफ एंड इंक्लाइंड, तो कैसा रफ होगा? बिल्कुल सर सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 2 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, कल क्लास नहीं कर पाए इसलिए स्पार्क नहीं आया। इजी क्वेश्चन भी गलत होने, गलत नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए चीजें वही है जो आपने पढ़ रखी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 438, गलत नहीं करना है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास टाइम है, क्वेश्चंस कम है अपने पास। चलिए, इन अ क्ले सॉइल हैविंग 50 किलोटन पर मीटर स्क्वायर अ यूनिट कोहेजन एंड 18 किलोटन पर मीटर क्यूब एज यूनिट वेट, कोहेजन दे रखा है, वेट दे रखा है, एंड एक्सकवेशन सो द वर्टिकल फेस रिमेन्स स्टेबल। क्या बोल दिया है? वर्टिकल फेस रिमेन स्टेबल। अरे आपको हाइट निकालनी है, क्रिटिकल हाइट निकालनी है, बताइएगा क्या होगा जल्दी से। क्रिटिकल हाइट क्या होगी आपकी? कोएजन गिवन है आपको, बिल्कुल सर, यूनिट वेट गिवन है, तो स्टेबिलिटी नंबर लगा दीजिए। स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है? एस सी अपॉन में, एस इज टू सी अपॉन गामा इंटू एच सी, एस सी निकाल दीजिए। अरे एक्सप्रेशन कब तक करें? जब तक वर्टिकल फेस रिमेन्स स्टेबल रहेगा, मतलब क्रिटिकल हाइट कब तक वो सॉइल को एक्सकेवेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा? फेलियर हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम हाइट, वो क्रिटिकल हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, कितना मीटर होगा। और जिस मीटर में लिखा था, मीटर तो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना सर, बिल्कुल। तो बताइएगा। दिक्कत है सर, स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू क्या लें? बताइए क्या वैल्यू लेनी है आपको, जल्दी से। स्टेबिलिटी नंबर इज टेकन एज हाउ मच? 0.261 लेना है। मैक्सिमम वैल्यू स्टेबिलिटी नंबर कितना सा? 0.261। बताया भी था आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रखे अपन इसके ऊपर। अभी तक आंसर नहीं आया, फॉर्मूला बता चुके, स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू आपको बता चुके, सिर्फ कैलकुलेट ही तो करना है। उसमें भी इतना टाइम लग रहा है क्या? जल्दी से स्टूडेंट, फास्ट। स्टेबिलिटी नंबर सी डिवाइडेड बाय गामा इंटू एच सी लगा दीजिए फटाक से, और आंसर आपके पास आ जाएगा। क्रिटिकल हाइट के टर्म्स में कितने आ रही है? 5.30, 7.06 या 10.6 या 12.4। वेरी गुड, नवीन का आंसर आ चुका है। सर अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज 10.6 मीटर। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से कैलकुलेट करिए। जो सुना, वेरी गुड, 10.6। बाकी स्टूडेंट जल्दी से, फास्ट, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, स्टॉप, टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा यहां से क्या समझ में आया सर, इसने कोएजन दे दिया हमारे को, ठीक है, और यूनिट वेट दे दिया आपको, और पूछ रहा है कि एक्सक्वेशन कब तक करेंगे, वर्टिकल फेस क्या रहे, वर्टिकल फेस रिमेन्स स्टेबल रहे, वो फेलियर ना हो। तो वो हाइट क्या होती है? जब तक आपका सॉइल मास फेल नहीं करेगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल हाइट। तो क्रिटिकल हाइट के बीच में रिलेशन क्या दिया? स्टेबिलिटी नंबर होता है सी अपॉन में गामा इंटू एच सी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन नहीं है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन कंसिडर करते हैं। तो स्टेबिलिटी नंबर की अगर बात करें, तो यहाँ से आपको एस सी निकालना है, क्रिटिकल हाइट निकालनी है, सी अपॉन में गामा इंटू एस एन हो गया। वेरी गुड।
कोहेजन की अगर बात की जाए तो कोहेजन कितना है सर 50, गामा यूनिट वेट कितना है 18, स्टेबिलिटी नंबर 2.0.261 ये ले लेना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर 0.261। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी सर 10.6 मीटर। एक स्टेप का क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अब आपको भी लग रहा होगा सर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, केवल सिंपल सा डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन है, उसमें भी आपने 2.5 मिनट आपने लगा दिए, तो ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए बताइएगा, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बॉसिनस vertical stress at a point 6 meter directly below a concentrated load of 2000 kilonewton applied at the ground surface। तो बता सकते हैं बॉसिनस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट लोड के नीचे जस्ट आपको जस्ट बिलो द पॉइंट लोड कंसिडर लोड निकालना, फॉर्मूला पता है 0.475 इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर, क्यू बाई डी स्क्वायर। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट बी ऑप्शन आ रहा है, किसका आंसर आ रहा है बी। बाकी स्टूडेंट्स नवीन और प्रद्युमन, बाकी स्टूडेंट्स का क्या हुआ। इतना टाइम मिल रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट, फास्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। भाई जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक खुद से नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, कि सर सॉल्व कराएंगे उससे मतलब नहीं, खुद का दिमाग लगाइए, कहाँ पे आपको दिक्कत आएगी समझ में आ जाएगा सर कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया या इसको वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वो चीज है। जल्दी से बताइए फास्ट, लास्ट 15 सेकेंड। एंड टाइम विल बी स्टॉप। अभी तक दो ही बच्चों का आया, 2 मिनट के अंदर केवल दो स्टूडेंट्स का आया। देखिएगा, अगर बात करें बॉसिनस वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो बिलो अ बिलो अ कंसंट्रेटेड लोड जस्ट बिलो दी, तो 0.4775 क्या था 0.4775 क्यू बाय जेड स्क्वायर। अरे ये ना पता हो, ये ना पता हो तो क्या कर सकते हैं 3 अपॉन में 2 पाई क्यू बाय जेड स्क्वायर, ये भी लगा दीजिए। बात वही है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो वही बन पाएगा। यही है, तो क्यू कितना है यहाँ पे, तो 3 अपॉन में 2 पाई लगा दिए, तो क्यू कितना हो गया सर, क्यू इज दी 2000 डिवाइड बाय डेप्थ कितनी है 6 मीटर का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 26.5 आ जाएगा। क्लियर हुआ, 26.53। वेरी गुड जोशना, सभी 3 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स बेटा थोड़ा सा फास्ट करिए, चीजें बड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0.4775 क्यू बाय जेड स्क्वायर और 3183 0.3183 क्यू बाय जेड स्क्वायर किसके लिए होता है, आपका वेस्टरगार्ड के लिए होता है। चले देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से पैराफिन वैक्स लगाते हैं, उसको अपन क्या करते हैं डिप करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है, वही क्वेश्चन है। देखिएगा, वाटर कंटेंट को फाइंड आउट, अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ पैराफिन वैक्स एंड हैज अ मास ऑफ 460 ग्राम। इट डिस्प्लेस्ड 300 centimeter cube of water when immersed in it. The paraffin wax is peeled off and its mass was found to be 9 grams. टोटल जो कोटिंग के साथ जो पैराफिन वैक्स के साथ जो मास था वो कितना सैंपल का 460 था, उसने वाटर डिस्प्लेस किया 300 सेंटीमीटर क्यूब। और पैराफिन वैक्स को जब अपने पील ऑफ का मतलब हटा दिया उसमें से, तो उसका वेट कितना निकला 9 ग्राम्स निकला। तो वेट ऑफ सॉइल कितना हो गया, तो 460 माइनस 9 ग्राम हो जाएगा वेट ऑफ द सॉइल मास। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स एंड पैराफिन वैक्स गिवन है आपको 2.65 एंड 0.9, देन द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज नियरली कितना होगा, बताइएगा। सबसे पहले तो वेट ऑफ द सॉइल और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स। वेट निकालेंगे सॉइल मास का कैसे, सर टोटल सॉइल मास प्लस पैराफिन वैक्स कितना है 460 है, उसमें से 9 ग्राम्स को माइनस कर देंगे, तो मतलब क्या पैराफिन वैक्स को हटा दिया,
तो क्या बन जाएगा सर, वेट ऑफ दी सॉइल बन जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताइएगा, जल्दी बताइएगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अरे वेट और वॉल्यूम आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम बताइए कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम बता दीजिए मुझे, तो अगर वॉल्यूम अगर आपको निकालना आ गया तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। जल्दी से सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। केवल जो कंसेप्ट है वॉल्यूम का कंसेप्ट है, अगर वॉल्यूम समझ में आ गया तो क्वेश्चन और हो जाएगा। कि वेट तो आ गया सर कितना, 460 में से 9 को माइनस किया तो वेट कितना हो गया सर, 451, क्योंकि 9 ग्राम्स क्या था आपका, पैराफिन वैक्स की कोटिंग थी, तो वो 460 दे देगा, उसमें वैक्स भी है और सॉइल सैंपल भी है, दोनों का सम है वो। तो कितना हो गया, 451 हो गया आपका। किसी का आंसर नहीं आया, किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट का भी आंसर नहीं आया अभी तक। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। अच्छा बता दें, चलिए स्टॉप करिए, मुझे लगा सॉल्व कर रहे हैं, कोई कमेंट नहीं आया। देखिए सीधी सी बात बोल रहा है ये, वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है, डेंसिटी को, नॉट वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट का नहीं, ये डेंसिटी का यूनिट वेट का आपका टेस्ट है। पैराफिन वैक्स सॉइल सैंपल है, उसको पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं, उसको डिप कर देते हैं, हाईली प्लास्टिक सॉइल, स्टिकी सॉइल के लिए होता है ये। ठीक है, तो देखना है, यहाँ पे लिखा है द ड्राई सॉइल इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ पैराफिन वैक्स। ड्राई सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स मतलब सॉइल प्लस वैक्स का टोटल वेट कितना है सर, 460 ग्राम्स है। आगे लिखा है डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज 300 सेंटीमीटर क्यूब एंड व्हेन इमर्स्ड इन इट। ठीक है, तो एक वाटर टब या बीकर के अंदर आपने उसको डाला तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, 300 सेंटीमीटर क्यूब। द पैराफिन वैक्स इज पील्ड ऑफ, मतलब उसको रिमूव कर दिया, इसको बोलते हैं अपन को रिमूव करना, पील पील ऑफ, एंड इट्स मास वाज फाउंड टू बी 9 ग्राम्स। मतलब केवल अगर बात करें मास किसका सर, पैराफिन वैक्स का, तो वो कितना निकला सर, 9 ग्राम्स निकला। क्लियर। तो अपन बात करेंगे सॉइल सैंपल का वेट क्या आ जाएगा, तो वेट ऑफ, सबसे पहले निकालेगा वेट ऑफ सॉइल सैंपल, कितना हो जाएगा, टोटल वेट, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, टोटल वेट कितना 460 और वेट ऑफ पैराफिन वैक्स 9, तो कितना हो गया 451 ग्राम हो गया, 451 ग्राम्स हो गया। तो ये तो वेट निकल गया। अब जो कंसेप्ट है वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का अगर कंसेप्ट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कैसे निकालेंगे, अगर ये किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। बताइए, किसी का आंसर आ चुका, वेरी गुड, नवीन का सी एंड ज्योत्सना का ए। देखते हैं आंसर क्या आता है। अब आगे चलें, 300 में से माइनस करेंगे। अरे सर इसमें 300 जो था, ये 300 को डिस्प्लेस किया उसने, जब इसको इमर्स किया तो इसमें क्या था सर, पैराफिन वैक्स भी था और सॉइल सैंपल। हमें किसको चाहिए, हमें केवल पैराफिन वैक्स को हटा के सॉइल सैंपल कितना वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है वो चाहिए। ठीक है, तो कितना कर देंगे सर, बताइए जल्दी से। 9 डिवाइडेड बाई 0.9, ऐसा क्यों किया, कोई बताएगा। सर 9 जो है वो ग्राम था, किसका यूनिट वेट था आपका, ये इसको बोलते हैं वेट था आपका पैराफिन वैक्स का, डिवाइड उसकी ग्रेविटी से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सर, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना निकला, पॉइंट हटा दो, ऊपर 9 से 9 कैंसिल आउट 10, तो 290 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बिल्कुल, आंसर कितना, नवीन का सी आ रहा है, नवीन का आंसर सी आ रहा है, नहीं बेटा सी नहीं होगा। और ज्योत्सना का आंसर आ रहा है ए, ए भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे कहानी खत्म हुई।
यहाँ से वेट मिला और यहाँ से वॉल्यूम मिला। अब सीधी सी बात है कि आपको गामा डी लगा दीजिए। ड्राई सॉइल है तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा डी इज इक्वल टू 1 + E। गामा डी क्या होगा सर, यहाँ पे वेट तो देने का यूनिट वेट, तो यूनिट वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट ये रहा, वॉल्यूम ये रहा। तो 451 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 290 इज इक्वल टू जी कितना, जी। अब सैंड सॉइल की बात करेंगे, वेट किसका लिया सर आपने, सॉइल सैंपल का। यहाँ देखिए ना, वेट कौन सा अपना सॉइल सैंपल है, वॉल्यूम कौन सा है सर, सॉइल सैंपल का लिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका लेंगे, सॉइल सैंपल का लेंगे। तो 2.65 इनटू किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ग्राम में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लेते हैं सर, 1 अपॉन में 1 + E। तो यहाँ से 1 + E इज इक्वल टू 2.65 डिवाइड बाय 451 इंटू 290। तो E बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके वर्ड रेशियो कितना आया, जल्दी से बताइए। बी, वेरी गुड, जो सुना आंसर होगा बी, 0.703, बिल्कुल 0.703। तो यही था, यहाँ पे अटके थे वो, यहीं पे अटके थे। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, तो टोटल वॉल्यूम था उसमें, तो आपने सॉइल सैंपल ने डिस्प्लेस किया प्लस पैराफिन वैक्स ने डिस्प्लेस किया। तो हमें पैराफिन वैक्स ने डिस्प्लेस किया, उसको रिमूव करना है, क्योंकि हमारा वॉइड रेशियो जो किसके अंदर फाइंड आउट करना है, सॉइल सैंपल में फाइंड आउट करना है। तो क्या कर देंगे, जो वेट है, वेट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी विच विल गिव यू दी वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा आपका 0.71। वेरी गुड प्रद्युमन एंड क्या है जितेंद्र, वेरी गुड। चले आगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। A 230 mm brick masonry wall is to be provided with a reinforced concrete footing on site having soil having safe bearing capacity 125 kilonewton per meter square, unit weight has 17.5 kilonewton per meter cube and the angle of shearing resistance of 30 degree. The depth of the footing will nearly equal to, depth कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। आपको थिकनेस गिवन है, बियरिंग सेफ बियरिंग कैपेसिटी गिवन है, यूनिट वेट गिवन है, शेयरिंग रेजिस्टेंस का एंगल गिवन है, फाई की वैल्यू। तो डेप्थ कैसे निकालेंगे, अरे सर डेप्थ का फॉर्मूला होता है ना, क्यू अपॉन में गामा इंटू के का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन में गामा इंटू के का होल स्क्वायर लगा दीजिए, डेप्थ ऑफ द फुटिंग आ जाएगा एज पर दी रेनकाइन थ्योरी, एज पर दी रेनकाइन थ्योरी आंसर आ जाएगा सभी स्टूडेंट का, जल्दी से। ऑब्जेक्टिव में कराया ना अपन ने, डेप्थ ऑफ द फुटिंग का फॉर्मूला। जल्दी बताइएगा, सिंपल सी कहानी है। डेप्थ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दी रेनकाइन, तो क्या होता है डेप्थ ऑफ द फुटिंग का फॉर्मूला, क्यू अपॉन में गामा इनटू के का होल स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किया भी था अपन ने, अगर पता हो, याद हो आपको अभी तक। बिल्कुल, कितना आ रहा है आंसर 64.28। अरे बेटा ये कैसे आ रहा है 64 का, अच्छा 64 का कितना आ रहा है, 64 का 0.8 होगा कि कितना बता रहे हैं, 0.28 क्या बोल रहे हैं, अरे 0.8 होगा, 0.7 होगा, 0.6 होगा, 0.5 होगा, कितना होगा। बाकी स्टूडेंट्स क्या हुआ, फॉर्मूला बता चुका, निकालना आपको आना चाहिए, अभी तक आपका आंसर नहीं निकला। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं आपको, अभी तक आपका आंसर नहीं आया, तो ये तो इससे बड़ी बात क्या होगी फिर। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, समझा दिया आपको, विद फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूला लगा दीजिए, रेनकाइंस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेप्थ ऑफ द फुटिंग का फॉर्मूला कितना होता है, वही आपको बता दिया, क्यू अपॉन में गामा इंटू के का होल स्क्वायर। क्या हो गया, सब कुछ सही है, नेट सही चल रहा है क्या। ईएस के क्वेश्चंस कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल बेस बहुत हार्ड है बेटा, हार्ड नहीं है, बस उसको समझने का तरीका है कि बस सही ढंग से अगर आपने समझ लिया। ये देखिए एक लाइन अगर आपने पढ़ ली था ना, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, अगर ये अगर लाइन को पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया, सर डेप्थ ऑफ द फुटिंग कैलकुलेट क्यू अपॉन में गामा
इंटू के का होल स्क्वायर, जो ऑब्जेक्टिव अपने पढ़ा जिसको बोलते हैं क्यू बाय गामा, ऐसा लिखा होता है 1 - sin φ एक्टिव होता है, के का तो 1 + sin φ का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो ये फॉर्मूले का यूज करना है, बस इतना सा बात है। इसको लगा दीजिए। क्यू क्या है आपका, सर सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज 125 एंड द गामा इज यूनिट वेट इज 17.5, 1 माइनस साइन कितना एंगल 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस साइन कितना सर 30 डिग्री एंगल का सर होल स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करिए, 125 डिवाइडेड बाय 17.5। अगर बात करें सर एक्टिव प्रेशर जो होता है 30 डिग्री एंगल पे कितना होता है, 1/3 का होल स्क्वायर होता है। ये भी अगर पता है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी चीजें। कितना हो गया आंसर, किसका डी आ रहा है नवीन बेटा, डी कैसे आ रहा है, अभी भी डी कैसे आ रहा है, इतना बताने के बाद फिर डी आ रहा है। जो सुना, वेरी गुड, ए आंसर होगा 0.8 आंसर होगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका 0.8 होगा। तो क्या कंसेप्ट देगा सर, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, और वहां पे देखना सर सेफ बियरिंग कैपेसिटी दे रखा है 5 दे रखा है, तो कौन सा क्यू अपॉन में गाँव 1 - sin φ 1 + sin φ का होल स्क्वायर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बस 2 बार अगर क्वेश्चन को पढ़ देंगे ना तो 101% है आप उसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। पर अ मैसनरी डैम 8 मीटर हाइट and 1.5 meter wide at the top and 5 meter wide at the base retains water to a depth of 7.5 meter. The water face of the dam being vertical, if the weight of the water is 9.81, मतलब यूनिट वेट है वाटर का, एंड वेट ऑफ द मशीनरी का यूनिट वेट है 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस डेवलप एट द बेस। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बेस के ऊपर, फॉर्मूला अगर समझ में आ चुका है तो डायग्राम सर आप बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर फॉर्मूला समझ में आ चुका है तो डायग्राम आप बिल्कुल बना सकते हैं। बताइएगा क्या होगा। बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डैम से क्वेश्चन है आपका, रिटेनिंग वाला डैम वाले जो कंसेप्ट वो लगेगा इसके अंदर। डायग्राम बनाइए सबसे पहले। जल्दी से समझ में आया डायग्राम, डायग्राम बना आपसे। ये वैसे तो बात करें तो मेंस का क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी आपको एक नियरली रफली आइडिया देते हैं, अगर समझ में आ जाएगा। मैसनरी डैम है 8 मीटर हाइट, ये एक डैम है। देखिए हाइट कितनी गिवन है सर, 8 मीटर हाइट गिवन है, ठीक है। 1.5 मीटर वाइड एट द टॉप, टॉप में जो उसका डायमेंशन है 1.5 मीटर है वाइड टॉप में, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, 5 मीटर वाइड है बेस में। क्लियर हुआ। द वाटर रिटेन्स एट अ डेप्थ ऑफ 7.5 मीटर, जो वाटर जो है सर वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ये वाटर लेवल है जो कितना है उस बेस से, सॉरी बेस से 7.5 मीटर ही है। मतलब ऊपर क्या है, ये फ्री बोर्ड है आपका, फ्री बोर्ड है 0.5 का, इसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। इसका कंसेप्ट नहीं है कहीं पर, इसको ध्यान रख लीजिए, फ्री बोर्ड हो गया आपका 0.5 का। अब देखना है आगे, द वाटर फेसेस ऑफ द डैम बीइंग वर्टिकल, तो जो वाटर जो फेस कर रहा है यहाँ पे, ये जो वाटर जो फेस कर रहा है डैम के फेस पे,
ये कैसी है सर? वर्टिकल है, बिल्कुल। ही देखिए अपने वर्टिकल बनाइए, वर्टिकल है बिल्कुल। चले आगे। इफ द वेट ऑफ द वाटर, मतलब यूनिट वेट ऑफ द वाटर आपको गिवन है कितना, 9.81, एंड यूनिट वेट ऑफ द मैशनरी और कंक्रीट बोल सकते हैं कितना, 22 किलोटन पर मीटर क्यूब है। देखिएगा, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस डेवलप एट द बेस। मैक्सिमम स्ट्रेस अगर आपको डेवलप करना है, सबसे पहले क्या करना होता है सर? प्रेशर निकालोगे तो क्या होगा, गामा एच स्क्वायर बाय 2 होगा। ये प्रेशर कहाँ पे एक्ट करता है? इट विल एक्ट एट एच बाय 3 फ्रॉम दी बेस। कहाँ से एक्ट करता है? एच बाय 3 फ्रॉम दी बेस एक्ट करेगा। तो क्या सर, एच बाय 3, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है कि इस पूरे को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे अपन लिखेंगे W1 हो गया, ये हो गया W2 हो गया। जैसे दोनों का वेट निकालेगा और सम करिएगा। क्लियर हुआ सभी को? ये पूरा मेंस का क्वेश्चन है, लगभग 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कैसे कि प्रेशर निकालना है, और प्रेशर जो होगा कितना लगेगा, गामा H/2 का, मतलब वही ट्राइंगल का एरिया, और कहाँ पे लगता है, H/3। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे लगेगा सर? H/3 फ्रॉम द बेस पे लगेगा, तो इंटू H/3 कर देंगे। और यहाँ से अपन को क्या करना है, अलग अलग एरिया लेना है, W1 इंटू X1, W2 इंटू X2, और आपको वहां से मूवमेंट निकालना है, दोनों को सम करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से जो आपको आंसर देखने को मिलेगा, वो आंसर कितना आएगा? वो आंसर यहाँ बता रखा है, आपका आंसर होगा 182 होगा। कितना होगा सर? 182। क्लियर हुआ? तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसमें आपका अपलोड हो गया तो आंसर की में आप देख लीजिएगा, 182 बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपका पीडीएफ अपलोड हो गया तो वहां से आप देख लीजिएगा। मैंने कल मेल कर चुका हूं सर को, तो अपलोड हो चुका होगा, देखिएगा। और नहीं हुआ होगा तो अभी मैं करवा दूंगा। चले आगे, चलिए। रूट जोन, एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट, ये अपना नहीं है। फील्ड कैपेसिटी है, इरिगेशन का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 443 की बात कर रहा हूँ, इरिगेशन का है। 44 के ऊपर आते हैं, ये बता सकते हैं, बिल्कुल बताइएगा। 444 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग theoretical profile of a dam. परमिसिबल वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस 350 है टन पर मीटर स्क्वायर का। स्पेसिफिक ग्रेविटी कंक्रीट की 2.4 एंड द अपलिफ्ट कोफिशिएंट इज 0.6। वैल्यू ऑफ गामा इज 1। द हाइट एंड द बेस विड्थ, डैम की हाइट और बेस विड्थ कैलकुलेट करनी है बेटा। बताइएगा, हाइट और बेस विड्थ कैलकुलेट करनी है डैम की, तो कैसे कैलकुलेट होगी? ये अगेन अगेन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और ये जो कैलकुलेट होगा, ये कंसेप्ट जो है वो सॉइल का नहीं है। ये कंसेप्ट जो है वो आपका, ये भी इरिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, हाइट और बेस विड्थ सॉइल में अपन नहीं पढ़ते कि हाइट और बेस विड्थ कैसे, अपन केवल प्रेशर पढ़ते हैं। और इसमें कंसेप्ट जो लगेगा वो इरिगेशन का लगेगा। उसमें एक थ्योरी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करते हैं। उसमें से फॉर्मूला होता है Hg-c वाला फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपका इरिगेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अपन प्रेशर होता है तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट और बेस विड्थ बोला, ये भी आपका गोस टू द इरिगेशन, इरिगेशन का क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, आपका जब सॉल्यूशन पीडीएफ जो होगी इसके अंदर आपको शो हो जाएगा। चले आगे, ये तो बता सकते हैं, जल्दी से देखते ही बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। कोई टाइम नहीं देंगे, आंसर बताइए सीधा। द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर अ टाइम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू रिमोल्डिंग एंड अल्टर्ड अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट। अरे टाइम के साथ साथ जो मॉइस्चर कंटेंट को बिना चेंज करे हुए लॉस ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी रिगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, वेरी गुड नवीन का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट उसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ बिना मॉइस्चर कंटेंट को अनअल्टर करे हुए रिगेन इट्स प्रॉपर्टी शेयर स्ट्रेंथ इज नोन एज द थिक्सोट्रॉफी। चलिए, वेरी गुड, ये आंसर इज करेक्ट, थिक्सोट्रॉफी। निकालिएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो दो क्वेश्चन आपके इरिगेशन के थे, वो आप देख लीजिएगा पीडीएफ के अंदर। 446, द प्लास्टिक लिमिट and liquid limit of the soil is 30% and 42% respectively. The percentage volume change from liquid limit to dry state is
35% of the dry volume. Similarly, the percentage volume change from plastic limit to dry state is 22% of dry volume. The shrinkage ratio will nearly equal to 446 की बात कर रहे हैं. The shrinkage ratio is nearly equal to. shrinkage ratio का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए. इनिशियल माइनस लिक्विड माइनस प्लास्टिक अपन में ड्राई डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इनटू 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है. 41.67 प्रद्युमन का रहा सर. 41.67 41.67 कैसे आ जाएगा? 446 की बात कर रहे हैं. बताइएगा. पहले ग्राफ बनाइए, पहले सेमी सॉलिड सॉलिड लिक्विड और प्लास्टिक वाला ग्राफ बनाइए. उस ग्राफ के अंदर वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए, वहां से आपका आंसर आ पाएगा. ऐसे आंसर नहीं आएगा. क्या आंसर आया? किसी का आंसर आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए फास्ट. अरे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. कई सारी चीजें आपको क्लियर होगी इस क्वेश्चन से, काफी सारी चीजें. देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, शायद क्या पता आपको आ जाए समझ में. देखिएगा. वाटर कंटेंट और ये वॉल्यूम के बीच में होता है, इतना तो पता ही है. ये कौन सा होगा? ये होगा आपका लिक्विड, ये होगा प्लास्टिक, ये होगा श्रिंकेज. मैंने इसको लिया वीडी, वीपी एंड वीएल वॉल्यूम. ठीक है. तो यहाँ देखिएगा, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट तो अपने को गिवन है. डब्ल्यूपी 30% एंड डब्ल्यूएल is 42%. The percentage volume change from liquid to dry state, liquid limit to dry state, liquid to dry से मतलब पूरा जो वैल्यू दे रखी है, देखिएगा ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक सर? 35% मतलब 0.35 ऑफ किसका सर? ड्राई स्टेट वॉल्यूम एट ड्राई वॉल्यूम का. सिमिलरली द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू ड्राई स्टेट, प्लास्टिक टू ड्राई स्टेट कितना देगा? 22 ऑफ ड्राई वॉल्यूम, तो 0.22 ऑफ वीडी. क्लियर हुआ? ये क्या लिखा है मैंने? ये आपका 0 पॉइंट, सभी को विजिबल है क्या? ये आपका 0.35 है ड्राई वॉल्यूम का, और ये 0.22 है आपका ड्राई वॉल्यूम का. क्लियर हुआ? तो ये कितना बजेगा? 35 माइनस 20 किया तो 13 बजेगा. बिल्कुल. तो ये कितना बजेगा आपका? ये हो गया आपका 0.13 ऑफ ड्राई वॉल्यूम. सभी का आ चुका है यहाँ तक? ये चीजें क्लियर हुई? ग्राफ समझना जरूरी है, ये ग्राफ समझना जरूरी है. इसको जूम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. अरे यार वो चला ही गया, दोबारा बनाना पड़ेगा. देखिएगा, तो ये हो गया वी एल, वी पी और वी डी. ठीक है. तो यहाँ बोला है कि आपको कि परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड टू ड्राई स्टेट, लिक्विड टू ड्राई स्टेट, ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है, ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दे रखी है? 35% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, 0.35 ऑफ वी डी दे रखी है. सिमिलर द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम द प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट, प्लास्टिक टू ड्राई स्टेट कितना दे रखा है आपको? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू दे रखी है आपको, इट इज 22% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, 0.22 ऑफ ड्राई वॉल्यूम. तो कितना बजा? 35 माइनस 22, तो ये हो गया 13%, 0.13 ऑफ ड्राई वॉल्यूम. यहाँ तक समझ में आ गया?
तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा होगा? तो देखिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला श्रिंकेज क्या पूछ रहा है, रेशो का फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका VL माइनस VP अपॉन में VD इंटू 100 डिवाइडेड बाय में WL माइनस WP। रख दीजिए इसके अंदर वैल्यू, आंसर आ जाएगा। VL वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, लिक्विड वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम कितना होगा जल्दी से बताइए? लिक्विड माइनस प्लास्टिक, लिक्विड माइनस प्लास्टिक विद रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम कितना? 0.13। तो क्या रखूं यहाँ पे? यहाँ पर रख सकते हैं कितना? 0.13 VD अपॉन में VD इंटू 100, ये तो हो गया डिवाइड बाय लिक्विड माइनस प्लास्टिक, लिक्विड तो 42 माइनस प्लास्टिक 30। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो सभी को? ये क्या लिखा? लिक्विड माइनस प्लास्टिक, ये लिक्विड माइनस प्लास्टिक कितना? 0.13% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, याद दिख रखा है सीधे से, तो 0.13% ऑफ VD, तो 13% या 0.13 ऑफ VD अपॉन में VD इंटू 100। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर? VD से VD कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका श्रिंकेज रेशो विच इज इक्वल टू, नवीन वेरी गुड, 1.1 आंसर आ रहा है। बिल्कुल आंसर हो गया 1.1। समझ में आया? तो ये था कंसेप्ट, जो समझने वाला कंसेप्ट था ये था। अगर ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, नहीं तो ये दिक्कत आपको बनी रहेगी। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए, लिक्विड वॉल्यूम माइनस प्लास्टिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। चले आगे, सभी को क्लियर है बताइएगा फास्ट, सभी स्टूडेंट्स क्लियर सभी को? हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चले वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, डेफिनेशन से पूछ रहा है। बताइए, द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन सॉइल एक्सप्रेस अ परसेंटेज ऑफ द ड्राई वॉल्यूम, द corresponding चेंज इन वाटर कंटेंट इज कॉल्ड। अरे वॉल्यूम चेंज इन परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, corresponding चेंज इन वाटर कंटेंट इज कॉल्ड, बताइएगा फास्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, श्रिंकेज रेशो या डेंसिटी रेशो, बताइएगा फास्ट। क्या आंसर होगा 447 का? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जल्दी से बताइए। नवीन का आंसर आ चुका, बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए। बाकी स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन है सभी स्टूडेंट बताइए क्या होगा आंसर। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल, वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसके? ड्राई वॉल्यूम के। कोरस्पोंडिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, साथ साथ वाटर कंटेंट भी चेंज हो रहा है। बताइए किस किस का आंसर आया? अभी तक केवल प्रद्युमन है, नवीन। बाकी स्टूडेंट्स, राजकुमारी सी बिल्कुल अभी तो लिखा है। इसका फॉर्मूला अगर सिंकेज रेशियो का फॉर्मूला लिखे तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VD अपॉन में W1 माइनस W2 इंटू 100, ये भी तो पढ़ा है अपन ने सिंकेज रेशियो का फॉर्मूला। तो ये तो वही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ द गिवन वॉल्यूम चेंज ये रहा का रेशियो है, बिल्कुल सर, ये रेशियो है अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू दी, विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम। तो VD क्या है सर? ड्राई वॉल्यूम है, और ये क्या है? गिवन वॉल्यूम चेंज है, और ये रेशियो है, तो ये रेशियो डिवाइड दिख रहा है आपको, डिवाइडेड बाय दी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, चेंज मतलब डिफरेंस इन द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट का डिफरेंस, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया? श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड दी श्रिंकेज रेशियो। सी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड, सभी का आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, ठीक ठीक सर, एफ में, ठीक ठीक। देखिएगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, a masonry dam is found on a pervious sand, a factor of safety of 4 is required against boiling for sand porosity 45%, specific gravity 2.65, the maximum permissible upward hydraulic gradient, बताइए कितना होगा? 448 का बताइएगा। जल्दी लगा दीजिए फास्ट। फॉर्मूला 448 का आंसर आ चुका 0.23, किसका आंसर आ चुका? वेरी गुड 0.23। अरे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लगा दीजिए। आईसी की वैल्यू पता है, बच्चे सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। आईसी इज इक्वल टू पोरोसिटी के टर्म में लगा दीजिए G-1 इंटू 1 - n, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो जी कितना होगा, जी यहाँ पे गिवन है आपको 2.65 माइनस 1 इंटू 1 माइनस पोरोसिटी 0.45। तो यहाँ से बताइए कितना आ रहा है आईसी की वैल्यू। जल्दी, द वैल्यू ऑफ आईसी इज इक्वल टू हाउ मच, आईसी की वैल्यू कितनी आ रही है सर, जो आईसी आ रहा है वो आ रहा है 0.91 आ रहा है। उस आईसी को डिवाइड कर दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, 0.91 आ रहा है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे आईसी, तो आईसी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कितना हो गया 0.91 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 4 गिवन है। आंसर कितना आ रहा है, बी आ रहा है, नवीन का बी आ रहा है 0.23 बी आ रहा है। देखिए सभी स्टूडेंट का आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ? देखिए यहां से आंसर कितना आ रहा है, सभी आंसर अलग अलग कैसे बता रहे हैं। जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन लगाइए, वहां से 0.91 आएगा, उस 91 को डिवाइड करिए 4 से, तो 0.23 आना चाहिए ना आंसर, 0.22723 बिल्कुल सही है। चले आगे, वेरी गुड। बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। जल्दी बताइए, द रिप्रेजेंटेटिव लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट गिवन है आपको क्ले की 60% एंड 30%। द सैचुरेटेड यूनिट वेट गिवन 19 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द वाटर टेबल इज 8 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। द अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है। बताइएगा, अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है आपको, जल्दी बताइए क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए, सॉल्व कर लीजिएगा। डायग्राम बनाता हूं मैं आपको, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये आपका बोल रहा है, डायग्राम पता होना चाहिए बस। वाटर टेबल इज 8 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल एंड द डेप्थ इज 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। डेप्थ जो है वो कितना है सर, 10 मीटर है टोटल डेप्थ। वाटर टेबल 8 मीटर बिलो है ग्राउंड लेवल से, बस ये बन गया तो क्वेश्चन खत्म। ये हो गया आपका वाटर टेबल जो कि 2 मीटर है, और ग्राउंड लेवल से कितना 8 मीटर की डेप्थ के ऊपर, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ। मतलब आपको क्या निकालना है सर, हमारे को सीयू निकालना है, अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्कैम्पटन्स और हैंकल्स का फॉर्मूला होता है, उससे निकालेंगे जो आपका। तो पहले सबसे पहले क्या इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल देंगे, और आप क्या निकाल देंगे, प्लास्टिक इंडेक्स आईपी, लिक्विड वन लिमिट और प्लास्टिक लिमिट 30 हो जाएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दीजिएगा यहाँ से। उसके बाद उन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए, सी ओपन में सिग्मा वी, सी ओपन में सिग्मा वी का 0.11, सी ओपन में सिग्मा वी 0.11 प्लस, लिखिए फॉर्मूला 0.11 प्लस 0.0037 आईपी, किसमें परसेंटेज के अंदर, ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा एसएससी में, तो बिल्कुल भी नहीं। ये स्कैम्पटन स्कैम्पटन एंड हैंकल्स फॉर्मूला होता है, हैंकल फॉर्मूला। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका सीयू, और जैसे यहाँ से जो वैल्यू आ रही है सीयू की, वो कितनी आ रही है 37.7। ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको चलते हैं आगे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6 meter high retaining wall with a vertical back has a backfill of silty sand with a slope 10 degree for the backfill with value of kh is 760। kh क्या परमिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और परमिटिव वर्टिकल डायरेक्शन गिवन है आपको। टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ के एच, और के एच मतलब परमेबिलिटी इंटू एच स्क्वायर, और ऐसे वर्टिकल के निकाल लीजिए, दोनों का प्रेशर निकाल लीजिए, दोनों का कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अंडर रूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलें फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। प्रेशर निकालना है, देखिएगा प्रेशर निकालना है आपको वर्टिकल, एक्टिव अर्थ प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा हाफ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पहली बात करें के एच इंटू एच स्क्वायर,
और एक्टिव प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन तो हाफ के वी इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकाल दीजिए। अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, टोटल एक्टिव प्रेशर बोलेगा अंडर रूट तो के ए हॉरिजॉन्टल का होल स्क्वायर प्लस के ए वर्टिकल का होल स्क्वायर, ये प्रेशर हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो ये तो निकाल सकते हैं। हाफ के एच कितना है 760 और हाइट कितनी दे रखी है आपको 6 मीटर, 6 का स्क्वायर। तो एक स्टेप और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/2 के एच कितना 760 इंटू एच हाइट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यहाँ से 1/2 वर्टिकल कितना है सर 100 के वर्टिकल 100 इंटू 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। इनका जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट करिएगा, यहाँ से आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? तो ये कंसेप्ट होता है टोटल एक्टिव प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन्स में निकालना। दोनों को क्या कर देंगे अपन, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे विच विल गिव यू द रिजल्टेंट वी कैन से टोटल प्रेशर। तो कितना होगा वो आंसर आ रहा है 450 का आपका आंसर 138 विच इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 138 आंसर आएगा। इससे सॉल्व करके देखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपकी सेकंड स्टेप और ये आपकी थर्ड स्टेप है। ये तीनों स्टेप लगाइएगा, आंसर क्लियर। 450 आ रहा है क्या बेटा? 450 नहीं आ रहा होगा, चेक करिएगा। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट पे द वर्टिकल स्ट्रेस, ये तो बिल्कुल सिंपल है, देखते ही बन जाएगा। बताइएगा द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट एट अ रेडियल डिस्टेंस आर at a depth z as determined by using Bossinus influence factor kb and Westergaard k, what would be the almost same ratio equal to or greater than? बताइएगा किसके बराबर होता है? अरे सर 1.5 के दोनों वैल्यू कब सेम होगी, जब रेशियो कितना होगा 1.r/z का रेशियो कब होगा, जब 1.5 के इक्वल होगा, तो kb इक्वल्स टू kw हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? सी आंसर बिल्कुल सही है। चलें आगे, देखिएगा स्टिफ फुटिंग, ये तो निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। फर्स्ट बताइए आंसर। A stiff footing 2 meter wide with its base at depth 1.5 meter below the ground surface rest on a saturated clay। गामा सेचुरेट 20 है, सी यू दे रखा है 40, फाई दे रखा है 0, सी डैश दे रखा है 100 एंड फाई डैश दे रखा है 20। द नेचुरल वाटर टेबल इज एट 1 मीटर बिलो द डेप्थ एज पर आईएस कोड इतना। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग विल बी टेकन एज 5.14। तो 452 की बात करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा जल्दी से बताइए। फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो आंसर आपका आ चुका, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू। और गामा डी एफ क्या बोल रहा है, अल्टीमेट पूछ रहा है, तो गामा डी एफ का अगर कांस्टेंट की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा ना आपका। तो क्या होगा, क्यू यू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। केवल फॉर्मूला लगाना है सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू। सी कितना गिवन है सर, क्वेश्चन में 40 गिवन है। एन कितना गिवन है, इसमें बोल रखा है एन सी इज टेकन एज 5.14, तो सी एन सी की जगह 5.14 हो गया, एनसी की जगह प्लस क्यू मतलब गामा डी एफ। गामा कितना है, यूनिट वेट। अरे सर यूनिट वेट आपको गिवन है गामा 1, और गामा के अंदर कौन सा आएगा 20 दे रखा है। सेचुरेटेड माइनस गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सबमर्ज हो जाएगा सेचुरेटेड 20 माइनस 10 गामा सबमर्ज हो जाएगा। किसके लिए, जो वाटर टेबल डेप्थ पे कितना 0.5 मीटर की डेप्थ पे है। चलिए तो सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आ रहा है। टर्जा की लगेगी, बिल्कुल टर्जा की लगेगी बिल्कुल। तो यह लगा दीजिएगा, यहाँ से आंसर मिलेगा आपका कितना, और गामा डब्ल्यू कितना लेना 10 ले लीजिएगा, 10 राउंड ऑफ के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिख देते हैं आपको क्यू का। क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, स्ट्रिप फुटिंग के लिए क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ, तो 0 हो गया क्योंकि एन सी 5.1 एन क्यू होता है 1। गामा डी एफ क्या होता है सर आपका, जो आपका सी एन हाफ गामा बी एन गामा होता है आपका 1, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सी एन सी कोएफिशिएंट गिवन है आपको, कोएफिशिएंट लिख दीजिएगा। ये रहा कोएफिशिएंट की वैल्यू कितना सर 40, ठीक है। एनसी के लिए दिखा 5.14। ये क्यू क्या था, गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू की वैल्यू 1 है, तो इसको 1 लिख दीजिएगा। एन क्यू गामा डी एफ कैलकुलेट करना है, तो वाटर टेबल प्रेजेंट है आपका। स्ट्रिप फुटिंग विड्थ एंड इट्स बेस इज 1.5 मीटर वाटर सरफेस। तो इसके अंदर अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर सरफेस, तो ये क्या होगा 0.5 सेचुरेटेड है। ये बोल रहा है 2 मीटर का है टोटल, इसमें 1.5 मीटर के बाद में आपको क्या देखने को मिल रही है सर, वाटर टेबल देखने को मिल रही है, तो 0.5। तो इसको कैलकुलेट करेगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए आंसर कैलकुलेट करके टर्जागी से। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका
अरे ये कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताइए, केवल इतना सा बता दीजिए। 1.5 मीटर, अच्छा ये 1.5 मीटर है आपका, ये नहीं, ये तो आपका ये 1.5 मीटर है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 1.5 मीटर है, और इसके 1 मीटर के बाद, 1 मीटर के बाद में तो यहाँ तो क्या रहेगा, वाटर टेबल है, तो यहाँ पे गामा सबमर्ज रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, गामा रहेगा आपका सॉइल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.5 इंटू 10 कर देना, और यहाँ पे 1 इंटू गामा कर देना है 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, गामा सेचुरेट 0.5 इंटू 10। तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, गामा सबमर्ज हो जाएगा। तो गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, सबमर्ज निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे अपन, यहाँ इसकी जगह गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इनटू 0.5, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, इसको हटाइए, ये क्लियर, यहाँ से आ गया, इसको पुट करिएगा इस टर्म को किसके अंदर, इस गामा के अंदर। डेप्थ बताइए अपने को, आंसर बताइए कितना आएगा, बता दिया ना, 20 इंटू 1 20। यहाँ पे यूनिट वेट कितना है सॉइल का, सर ये गिवन है आपको 20 सेचुरेटेड, 20 गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर आ गया, तो वाटर का गामा कितना लेना है सर, 10 लेना है, ये तो आपको बताया था। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे ना, तो इसके लिए क्या होगा, 20 इंटू 1, और इसके लिए गामा सबमर्ज, गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, 20 - 10, ये कितना हो गया, 20 - 10 इंटू 0.5 हो गया सॉल्व, इसको पुट करेगा। डेप्थ बताइए आपको, डेप्थ कितना है अपना, उस डेप्थ को पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। चलें क्लियर, तो 230 आ रहा है आंसर, कितना, 230 आ रहा है आंसर। डेप्थ आपका 1 है, 230, 230 कहाँ दिख रहा है आपका, ये होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, बिल्कुल 230.5 प्रद्युमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटलमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंपोजिशन प्रिडोमिनेटेड बाय, सेटलमेंट जो होता है सेकेंडरी जिसको बोलते हैं अपन, क्या होता है सर, उसके अंदर प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है, किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, प्रीडोमिनेंटली इट इज शोन इन दी ऑर्गेनिक क्ले। अरे ऑर्गेनिक क्ले जो होगी आपकी सॉफ्ट, या ऑर्गेनिक क्ले के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब जो एक्सपेंड हो सकती है, जिसकी बियरिंग कैपेसिटी, जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो ऑर्गेनिक क्ले की बात करेंगे। कैनुलर सॉइल नहीं, इनऑर्गेनिक क्ले नहीं, वेरी फाइन सैंड एंड सिल्ट नहीं, ऑर्गेनिक क्ले इज दी मोस्ट प्रीडोमिनेंट, सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलेगा। होने में तो सिल्ट में भी होगा, क्ले में भी होगा, इनऑर्गेनिक में, बट मोस्ट जो प्रीडोमिनेंट देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक क्ले में देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ सभी को, ऑर्गेनिक क्ले की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वो क्या करेगी, वो एक्सपांड ज्यादा होगी ना। राफ्ट फाउंडेशन बताइए, अरे इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फॉर्मूला लिखा है, आपको आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपका आंसर आना चाहिए, वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, सिर्फ पुट करके आंसर ही तो निकालना है। बताइए, द राफ्ट फाउंडेशन 10 मीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ क्लेई सॉइल हैविंग शियर स्ट्रेंथ गिवन है, यूनिट वेट आपको गिवन है, द ग्राउंड सरफेस कैरिंग अ सरचार्ज, मतलब डेड लोड गिवन है 20 का, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 और एनसी के लिए 5.7। तो राफ्ट फाउंडेशन के लिए बताइए फॉर्मूला क्या होगा, चलिए से बताइए, फॉर्मूला में बता देता हूँ आपको, आंसर आपका आ जाना चाहिए। फॉर्मूला में लिखने वाला हूँ, सी एन सी प्लस 1 0.3 B/L। तो क्या लिखे फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला बता देते हैं, आपको आंसर बताना है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ, Q(U) = सी एन सी ब्रैकेट में 1 + 0.3 B/L, 1 + 0.3 B/L प्लस गामा इंटू डी एफ, प्लस क्यू, क्यू कहां से सर, सर्च चार्ज जो लग रहा है, जो सर्च चार्ज बोल रहा है ना, कहाँ पे, कैरीज अ सर्च चार्ज, ये कांस्टेंट लोड है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में सर क्या आता है, सेल्फ वेट ऑफ द फाउंडेशन होता है, सर्च चार्ज तो सब कुछ आता है इसके अंदर, तो क्यू हो गया सर्च चार्ज, गामा इंटू डी एफ और सी एन सी, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, आंसर क्या आ रहा है बताइएगा। राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग कैसी, रेक्टेंगुलर का क्यों लिया, क्योंकि देखो 10 मीटर वाइड एंड 12, अरे एल इंटू बी है, अलग अलग डायमेंशन है एल इंटू बी, तो रेक्टेंगुलर होकर सेम होती है स्क्वायर ले लेते, तो वहां से इसका फॉर्मूला लिया रेक्टेंगुलर। किसी को अगर डाउट है सर रेक्टेंगुलर क्यों लिया, तो इसलिए फॉर्मूला लिया क्योंकि डायमेंशन देखिए, लेंथ और विड्थ दोनों क्या है सर, चेंज है उसकी, निकालिएगा। यहाँ से आपकी डेप्थ आ जाएगी, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन आ जाएगी। सेफ डेप्थ कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल डेप्थ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो लास्ट में आपको पूछा है सेफ डेप्थ विच इज इक्वल टू, जो भी आपकी क्रिटिकल डेप्थ आएगी, क्रिटिकल डेप्थ
डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज कॉल्ड दी सेफ डेप्थ का फॉर्मूला होता है ये, याद रखिएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है आपको, नहीं गिवन है तो कितना लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताइएगा। गिवन है आपको 1.2 गिवन है तो 1.2 क्रिटिकल डेप्थ निकाल लीजिएगा डीएफ, और डीएफ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 कर दीजिएगा। आंसर कितना आना चाहिए फास्ट बताइए। आंसर इज 454 का आंसर आना चाहिए आपका डी। नवीन बोल रहे हैं बिल्कुल 5.5 मीटर आना चाहिए आंसर। क्लियर हुआ, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ पाइल ड्राइवन इन सैंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, स्किन फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है? लेटरल अर्थ प्रेशर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पाइल मेटल मटेरियल एंड द टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। बताइएगा स्किन फ्रिक्शन जो होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता। मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि पाइल का मटेरियल कैसा है, कोहेसिव है कि नॉन कोहेसिव है, उस पर डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, जो रेजिस्टेंस होता है फ्रिक्शन से ही। लेटरल अर्थ प्रेशर ऑफ कोफिशिएंट, बिल्कुल लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन दी टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। क्लियर हुआ, अब चलते हैं 456 के ऊपर, चलिएगा देखिएगा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। द एक्सकेवेशन इज मेड विद अ वर्टिकल फेस इन अ क्ले विद अ कोहेजन दे रखा है, गामा दे रखा है आपको, एंड स्टेबिलिटी नंबर दे रखा है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टेबल एक्सकेवेशन मतलब एचसी बोलता है क्रिटिकल हाइट। तो स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है बताइए फास्ट जल्दी से। आंसर सी अपॉन में गामा इंटू एस सी, और हियर एच सी इक्वल टू सी अपॉन में गामा इंटू एस एन। और सी कितना है सर 50 डिवाइडेड बाय गामा कितना है, यूनिट वेट 18 है, स्टेबिलिटी नंबर इज 0.26। बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है फास्ट। 456 का आंसर आ रहा है ए 10.64। देखिए ए आ रहा है क्या आंसर, जल्दी से स्टूडेंट चेक करिए। बिल्कुल आंसर आ रहा है आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 457 पे सभी का आंसर आ चुका। ज्योत्सना, प्रद्युमन, वेरी गुड। चलिएगा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और कल से स्टार्ट करेंगे अपन। गुप्ता एंड गुप्ता, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद नॉर्मल कैन एक्सीड द एंगल ऑफ रिपोज। क्या वो एक्सीड कर सकता है क्या एंगल ऑफ रिपोज से? और the ratio of the difference between greatest and the least intensity of pressure to their sum cannot exceed the sine of the angle of repose। अरे ये दोनों फॉर्मूले हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद नॉर्मल कैन एक्सीड द एंगल ऑफ रिपोज। अरे नहीं कर सकता एक्सीड, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इट कैन नॉट बी एक्सीड दी, इट इज इक्वल टू हो सकता है बट एक्सीड नहीं कर सकता। क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बीटा की बात करें टेन इज टेन इनवर्स। बीटा क्या होता है, बीटा एंगल ऑफ अगर रिपोज की बात करें, बीटा इज टेन इनवर्स शीयर स्ट्रेस टॉ बाय नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ये किसके बराबर हो सकता है, इट इज इक्वल टू 5 बट एक्सीड नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी एक्सीड, तो इट कैन एक्सीड नहीं, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो आंसर समझ में आ गया कौन सा होगा। अगर फर्स्ट फॉल्स है तो फिर सेकंड ट्रू होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड देयर सम कैन नॉट एक्सीड द एंगल ऑफ रिपोज। अरे क्या बोलना चाह रहा है ये बताइए, सेकंड स्टेटमेंट बताइए क्या यही फॉर्मूले से डिराइव करना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है आपको कि इट कैन नॉट बी एक्सीड। सेकंड बिल्कुल सही है, क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट एक्सीड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिवर्स, बिल्कुल। रिजल्टेंट का अगर बात करें तो क्या होता है, रिजल्टेंट समेशन ऑफ, रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट हो गया आपका अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। ये कभी भी एक्सीड नहीं करता है एंगल ऑफ रिपोज से। तो ए इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ ईएससी के पीक्यूबी, और कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं कल से आपका इन गुप्ता तो मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपका खत्म हो जाएगा।
ठीक है। और होप्स तो अगर हो सका तो कल ही इसको फिनिश करा देंगे। तो पूरी गुप्ता एंड गुप्ता नहीं, जो क्वेश्चन अपन ने देखिए काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग अपन 1500 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन तो क्या है रिपीटेड मिलेंगे। तो कुछ जो क्वेश्चन अलग होंगे या जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी जो बार बार पूछे जाते हैं, बस उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी आपके पास बुक है, आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत है आपके पास नंबर है, आप मैसेज करिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।